नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। एक बात और, अगर आपको इस टॉपिक को हिंदी में देखना है तो आपको ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि बायोरेगुलेटर्स क्या होते हैं। हालांकि पहले इसकी डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो रेगुलेटर्स वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो देखो, जो रेगुलेटर वर्ड है ना, ये आपने सुन रखा होगा, सुन के रखा होगा, आपने देख रखा भी होगा, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है तो आप बोलोगे कि एक फैन का रेगुलेटर है। अगर हम आपसे फिर पूछें कि ये क्या काम करता है तो आप कहोगे ये फैन की स्पीड को ज़्यादा या कम करता है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो फैन की स्पीड है ना, उसको ये रेगुलेटर कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, इसलिए इसको रेगुलेटर कहते हैं। अब इसी बात को ना प्लांट के संदर्भ में समझो। देखो, जो प्लांट होते हैं उसमें ये रेगुलेटर क्या काम करेंगे, ये वाला रेगुलेटर नहीं बल्कि जो रेगुलेटर वर्ड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो रेगुलेटर क्या काम करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लांट रनिंग कर रहा है और उसकी स्पीड को ये रेगुलेटर कंट्रोल करेंगे, नहीं। तो किस चीज़ को करेंगे, तो इसका सीधा जवाब है प्लांट की जो ग्रोथ है ना उसको कंट्रोल करेंगे ये रेगुलेटर, इसीलिए इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है ना, ये प्लांट में किस चीज़ की ग्रोथ को या किस पार्ट में ग्रोथ होगी उसको कंट्रोल करेंगे। तो देखो, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, ये प्लांट में चाहे कहीं भी कोई भी ग्रोथ हो उन सभी को ये कंट्रोल करते हैं, चाहे वो ग्रोथ रूट्स में हो, लीव्स में हो, स्टेम में हो या फिर फ्रूट में हो। यानी जो भी प्लांट में ग्रोथ होगी ना, उनको ये हॉर्मोन्स ही या रेगुलेटर ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है रेगुलेटर्स। देखो, अभी हो सकता है आपको ये उतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसकी डेफिनेशन को देख के समझो। तो बायो रेगुलेटर्स ऑल्सो नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर कंपाउंड्स। तो देखो, ये जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, ये बायो रेगुलेटर्स या हार्मोन्स, ये कंपाउंड्स होते हैं। ये नेचुरल और सिंथेटिक दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस पर भी हम आगे बात करेंगे, यानी नेचुरल कौन से होते हैं और सिंथेटिक कौन से होते हैं, ये इन दोनों में क्या फ़र्क होता है इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। डेट इन्फ्लुएंस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट्स एट वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। एक बात और याद रखना, ये जो बायो रेगुलेटर्स है ना, ये प्लांट के अंदर ना बहुत लो क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और लो क्वांटिटी में पाए जाने के बाद भी ना, याद रखने की बात ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। क्यों निभा रहे हैं, तो ये बात तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रही है उसको ये हॉर्मोन्स या बायो रेगुलेटर्स ही कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दे रेगुलेट ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो आप इसको समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में जो बायो रेगुलेटर्स हैं इसके टाइप को देख लेते हैं। जैसा हमने बताया था कि नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं, तो कौन से नेचुरल होते हैं कौन से सिंथेटिक होते हैं, तो इसको समझो। एक मिनट, इसको यहाँ पे समझो। तो देखो, ये तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, नेचुरल बायो रेगुलेटर्स। तो ये कौन से बायो रेगुलेटर्स होंगे, तो ये वैसे बायो रेगुलेटर्स होंगे जो कि प्लांट के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, या प्लांट इनको खुद बनाता है, इसलिए इनको कहा जाता है नेचुरल बायो रेगुलेटर्स। वहीं बात करें सिंथेटिक बायो रेगुलेटर्स की, तो जो सिंथेटिक बायो रेगुलेटर्स हैं ना, ये मेन मेड होते हैं, यानी ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात ये है, भले ये केमिकल्स होते हैं जो कि मेन मेड होते हैं, लेकिन ये नेचुरल हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, इसलिए तो इनको बायो रेगुलेटर्स कहा जा रहा है या सिंथेटिक बायो रेगुलेटर्स कहा जा रहा है। इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है 2,4-D। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन करोगे कि सर 2,4-D है, वो तो एक हर्बिसाइड भी है, तो आप इसको हार्मोन्स क्यों कह रहे हो। तो देखो, जो 2,4-D है ना, अगर इसका उपयोग क्वांटिटी बढ़ा के किया जाए ना, यानी अगर इसका उपयोग अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो ये हर्बिसाइड की तरह काम करेगी। लेकिन इसकी क्वांटिटी अगर कम रख के किसी प्लांट पे यूज़ कर रहे हैं तो ये हार्मोन्स की तरह काम करेगी। तो ये बात भी आप याद रखना। तो ये तो बात हो गई नेचुरल और सिंथेटिक बायो रेगुलेटर्स की। अब इसके बाद में हम ये समझ लेते हैं कि
जो कोई भी प्लांट होता है उसमें कितने तरह के जो बायो रेगुलेटर्स हैं वो पाए जाते हैं। तो किसी भी प्लांट में 5 तरह के बायो रेगुलेटर्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा है? पहला है ऑक्सीन। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे हमने आपको लिख के दिया है, तो केवल अभी आप सुन लें। तो देखो पहला ऑक्सीन है, दूसरा जिब्रेलिन है, तीसरा साइटोकैनिन है, और चौथा इसके बाद में एबीए यानी एबिसिक एसिड है, और पांचवा इथाइलिन है। तो देखो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं या जो बायो रेगुलेटर्स हैं, किसी प्लांट में 5 तरह के पाए जाते हैं। तो ये जो पांचों बायो रेगुलेटर्स हैं ना, इनको 2 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है प्रमोटर्स और दूसरा है इनहेबिटर्स। अब ये इनहेबिटर्स और प्रमोटर्स क्या होते हैं तो उसको समझो। देखो प्रमोटर्स वैसे रेगुलेटर होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं या बढ़ाते हैं, तो इसलिए इनको प्रमोटर्स कहेंगे। और वहीं बात करें इनहेबिटर्स की, तो इनहेबिटर्स इसका अपोजिट है, यानी इनहेबिटर्स क्या करेगा, तो ये प्लांट ग्रोथ को या तो स्लो करेगा या फिर उसको इफेक्ट करेगा, तो इसलिए इसको इनहेबिटर्स कहते हैं। प्रमोटर्स और इनहेबिटर्स में आते कौन कौन से हैं, तो जो ऑक्सीन, जिब्रेलिन और जो साइटोकैनिन है ये तो आते हैं प्रमोटर्स में, और वहीं जो एबी यानी एबिसिक एसिड है और जो इथाइलिन है ये आता है इनहेबिटर्स में। अभी हो सकता है आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ हो, इसलिए आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। तो प्रमोटर्स को तो आप समझ ही गए, यानी वो जो प्लांट की ग्रोथ को या प्लांट के डेवलपमेंट को प्रमोट करें। तो इसमें पहला है ऑक्सीन, जैसा हमने बताया था। अभी यहाँ पे हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं। देखो अभी जो हम हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं, जो बायोरेगुलेटर्स पढ़ने वाले हैं, इनके हम फंक्शन को भी समझेंगे। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हमारा टॉपिक तो इम्पोर्टेंस का है, आप हमें फंक्शन क्यों बता रहे हो। देखो हम फंक्शन इसलिए आपको बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे ऑक्सीन हो या जिब्रेलिन हो। क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जो हार्मोन्स है उसकी इंपॉर्टेंस बताओ। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीन के क्या फंक्शन होते हैं, जिब्रेलिन के क्या फंक्शन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जब आपका वाइवा होगा ना तो वहाँ भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बेटा ये बताओ साइटोकिनिन का क्या फंक्शन होता है या जिब्रेलिन का क्या फंक्शन होता है। वहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इसके फंक्शन को समझ जाते हो ना तो इसके इंपॉर्टेंस को समझना बहुत ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, तो जब आप इसके इंपॉर्टेंस पे जाओगे तो वहाँ पे इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। फिलहाल बात करते हैं ऑक्सीन पे। तो अगर ऑक्सीन के फंक्शन की बात करें तो इसका पहला फंक्शन है रूट का फॉर्मेशन, यानी जो रूट्स का फॉर्मेशन करता है कौन करता है, तो ऑक्सीन करता है। स्टेम की ग्रोथ भी कौन करता है, ऑक्सीन करता है, और साथ ही फ्रूट का डेवलपमेंट। तो ये इसके 3 काम है। अभी हम प्रमोटर्स की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या फंक्शन करता है, तो पहला है सीड जर्मिनेशन, यानी जो सीड में जर्मिनेशन होता है वो जिब्रेलिन की वजह से होता है। साथ ही जो सीड की डोर्मेंसी है वो भी ब्रेक करता है जिब्रेलिन, और फ्लोवरिंग भी जिब्रेलिन करता है। तो इसके भी ये 3 फंक्शन हो गए। और सबसे लास्ट में है साइटोकिनिन, मतलब लास्ट में ये प्रमोटर्स का जो तीसरा है वो साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन का क्या काम होता है, तो ये है, ये सेल डिवीजन करता है। तो ये तो बात हो गई प्रमोटर्स की। अब देखते हैं इनहेबिटर्स को। तो इनहेबिटर्स में 2 थे, जैसा हमने अभी आपको बताया था। पहला है एबीए यानी एबिसिक एसिड, और दूसरा है इथाइलिन। अगर एबिसिक एसिड के फंक्शन की बात करें तो पहला ही सीड डोर्मेंसी करता है, यानी जो सीड में जर्मिनेशन नहीं होने देता या सीड डोर्मेंसी कॉज करता है वो एबिसिक एसिड करता है। क्लोजिंग स्टोमेटा, तो जो स्टोमेटा को क्लोज करता है वो कौन करता है, तो वो भी एबिसिक एसिड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, देखो जो प्लांट होता है ना उसमें जो टॉलरेंस आती है, चाहे वो ड्रॉट के प्रति हो या इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के प्रति हो, तो वो किसकी वजह से आती है, तो वो एबिसिक एसिड की वजह से आती है, टॉलरेंट किसी भी प्लांट में। साथ ही जो एबिसिक एसिड है ये लीफ फॉल भी करता है, यानी जो लीफ फॉल होता है वो एबिसिक एसिड की वजह से होता है। इसके बाद में है इथाइलिन। तो देखो इथाइलिन वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, ये फ्रूट राइपनिंग करती है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक बात बताओ, ये जो इथाइलिन है ये प्रमोटर है या इनहिबिटर्स है। तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, सीधा यहाँ पे लिखा तो है इनहिबिटर्स है, तो ये आप क्यों पूछ रहे हो। देखो ये जो इथाइलिन है ना, ये भले ही अभी आप देख रहे हो कि इनहिबिटर्स में, लेकिन ये प्रमोटर्स का भी काम करती है।
प्रमोटर्स का काम कैसे करती है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रूट राइपनिंग कर रही है। तो एक बात बताओ, ये क्या वृद्धि को रोक रही है? नहीं, सीधी सी बात है, नहीं रोक रही। क्यों? क्योंकि फ्रूट पकना अच्छी बात है, ये कोई ग्रोथ को रोक थोड़ी ना रही है। तो देखो ये काम तो कर रही है यहाँ पे प्रमोटर्स की तरह। तो आप सोचोगे कि सर फिर इसको प्रमोटर्स में क्यों नहीं रखा? तो देखो इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये भले काम करती है फ्रूट राइपनिंग का, लेकिन साथ में ये जो लीफ है और जो फ्लावर्स है ना, इनको सबसे ज्यादा तोड़ने का जो काम करती है, यानी जो सबसे ज्यादा टूटते हैं वो भी इथाइलिन की वजह से टूटते हैं। इथाइलिन कुछ इस तरह से है कि वो कुछ फायदे करती है, लेकिन फायदे से ज्यादा नुकसान कर रही है, इसलिए उसको इनहेबिटर्स में रखा है। आप ये समझ गए। इसके बाद में अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। तो देखो जो इसके इम्पोर्टेंस है ना, पहले इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, 1 मिनट, ये जूम कर दिया। देखो जो इसकी इम्पोर्टेंस है ना, वो हमने देखो आपको कितने अच्छे तरीके से दिए हैं। हमने इस तरीके से आपको प्रोवाइड किया है कि जब आपका एग्जाम टाइम होगा ना, तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने में। फिलहाल बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे। और जो इसका इम्पोर्टेंस हम किसके संदर्भ में देख रहे हैं, तो हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को टारगेट करके देख रहे हैं, क्योंकि वही तो हमारा टॉपिक है ना। तो हम ये देखेंगे कि जो बायो रेगुलेटर्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में। तो जो इसका पहला इंपॉर्टेंस है वो है प्रमोटिंग प्लांट ग्रोथ। तो देखो जो प्लांट की ग्रोथ है उसको कौन प्रमोट करता है, तो उसको ऑक्सीन और जिब्रेलिन प्रमोट करता है। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंस कैसे है, तो ये इंपॉर्टेंस ऐसे है, आप खुद सोचो कोई प्लांट है, अगर उसकी वृद्धि बहुत अच्छे से हो रही है तो क्या प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलेगा? सीधी सी बात है यार। जैसे एग्जांपल के लिए आप मैंगो को ले लो, एक मैंगो का प्लांट है, अगर उसकी वृद्धि बहुत अच्छे से हो रही है तो उस पर जो फ्रूट आएंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये ऑक्सीन और ये जिब्रेलिन है ना, ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और जब प्लांट की ग्रोथ को वो प्रमोट करेंगे तो इससे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। इसके बाद में है फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो देखो जो रूट्स का फॉर्मेशन करता है वो कौन करता है, तो वो ऑक्सीन करता है। और किसी भी प्लांट में जितनी अच्छे जो रूट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, वो उतनी अच्छे से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उतनी अच्छे से वो न्यूट्रिएंट्स को जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी, और जितनी अच्छी मात्रा में वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी उतनी अच्छी ही प्लांट की जो है वो ग्रोथ होगी। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद में है फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग को कौन करता है, तो जिब्रेलिन करता है। तो देखो अगर कोई प्लांट है उस पर अगर फ्लावरिंग अच्छी आएगी तो इसका सीधा जवाब है कि उससे जो प्रोडक्शन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। और फ्लावरिंग कर कौन रहा है, तो एक बायोरेगुलेटर्स यानी जिब्रेलिन कर रहा है। इसके बाद में है इम्प्रूव फ्रूट सेट एंड रिड्यूस ड्रॉप। तो देखो जो ऑक्सीन है और जो जिब्रेलिन है ये क्या करते हैं, जब किसी भी प्लांट में ना फ्रूट सेट होता है। अब ये फ्रूट सेट क्या होता है, वैसे तो हो सकता है आपको ज़्यादातर लोगों को पता ही हो, नहीं पता है तो बता देते हैं। देखो जब किसी प्लांट में फ्लावर्स आता है ना, तो फ्लावर्स आने के बाद सबसे पहले एक छोटा सा फ्रूट बनना शुरू होता है। अब देखो ये जो फ्रूट छोटा सा बना है ना, उसी को कहा जाता है फ्रूट सेट। तो जो फ्लावर से पहला छोटा सा फ्रूट बनता है उसी को फ्रूट सेट कहते हैं। और ये जो फ्रूट सेट होता है ना, इसको ऑक्सीन और जिब्रेलिन दोनों ही बढ़ा देते हैं, और ना केवल बढ़ाते हैं बल्कि उनको ड्रॉप होने से भी ऑक्सीजन और जिब्रेलिन बचाते हैं। तो कितना ज़्यादा इसका महत्व है, कितना ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद में है फ्रूट राइपनिंग। तो ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा कि जो इथाइलिन होती है वो फलों को पकाती है, फलों की राइपनिंग करती है, और फल जितनी अच्छे से राइपनिंग होंगे, जितने अच्छे से पकेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इसके बाद में है इंक्रीज फ्रूट साइज एंड क्वालिटी। तो देखो जो जिब्रेलिन है ना, ये फ्रूट के साइज को बढ़ाता है, ना केवल उसके साइज को बढ़ाता है बल्कि उसकी क्वालिटी को भी ये बढ़ाता है। और जब फ्रूट की जो क्वालिटी और साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो उससे उतना ज़्यादा फायदा होगा या उसका उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। इसके बाद में है एक्सटेंड सेल्फ लाइफ पोस्ट हार्वेस्ट। तो देखो जब किसी क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो हार्वेस्ट करने के बाद 2 कंडीशन बनती हैं, या तो वो क्रॉप जल्दी खराब हो जाएगी, जल्दी खराब नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए टमाटो को ले लेते हैं। तो देखो जो टमाटो होता है उसमें क्या होता है कि जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो वो जल्दी खराब हो सकता है, सीधी सी बात है। लेकिन उसमें जो एब्सिक एसिड पाया जाता है, ये क्या करता है, उस टमाटर को ना या टमाटो को जल्दी खराब होने से बचाता है। तो ये देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इसमें कोई भी आप फ्रूट क्रॉप या कोई किसी का भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यानी जो एब्सिक एसिड है ये पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो उसकी लाइफ है ना उसको एक्सटेंड करता है या बढ़ाता है। इसके बाद में है इनहेंस स्ट्रेस टॉलरेंस। तो ये तो हमने अभी आपको पीछे ही बताया था कि जो एब्सिक एसिड है ना ये टॉलरेंस बढ़ाता है, चाहे इन्वायरमेंट के प्रति हो या फिर सूखे यानी ड्रॉट के प्रति हो। इसके बाद में है इंक्रीज यील्ड एंड फार्मर इनकम। तो देखो ये तो बहुत आसान है। अभी तक हमने आपको क्या बताया
कि जो बायो रेगुलेटर्स होते हैं उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने आपको समझाया था कि जो ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये क्या करते हैं, तो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसी तरीके से जिब्रेलिन है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। अब एक बात खुद सोचो, किसी प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में ठीक ठाक मात्रा में बायो रेगुलेटर्स हैं और अगर नहीं है तो उनका यूज़ करके कोई किसान है यानी कोई फार्मर है वो उनका यूज़ कर रहा है अच्छी मात्रा में, तो एक बात बताओ, ये जो पीजीआर हैं ये किसान की जो इल्ड है, किसान की इल्ड नहीं कहेंगे बल्कि जो भी क्रॉप है उसकी जो इल्ड है उसको इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। यार आप खुद सोचो, अगर किसी प्लांट में अच्छी मात्रा में जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, तो ये क्या करेंगे, ये फ्लावरिंग को बढ़ाएंगे, फूड सेट को बढ़ाएंगे और जो फ्रूट है उसको टूटने से बचाएंगे। तो इससे इल्ड इंक्रीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और जब इल्ड इंक्रीज होगी तो फार्मर की इनकम नहीं इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है कि इनकम भी इंक्रीज होगी। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। बाकी वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।